नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का वैदिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम सभी लोग सीखने के नियम से संबंधित पढ़ेंगे कि सीखने के नियम क्या हैं और इसको किसने दिया। यहाँ से हमारी टीटी और सुपर टीटी की परीक्षा में अक्सर हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं सीखने के नियम से। चलिए चलते हैं, सीखने के नियम को समझते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यही आता है मित्रों कि सीखने के नियम सबसे पहले दिए किसने। तो हम ये देखते हैं कि हमारे कई मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के नियम को दिया है, लेकिन अगर हम देखें कि सीखने के नियम को सबसे ज़्यादा मान्यता किसको दी गई, तो सीखने के नियमों में थार्नडाइक महोदय ने जो नियम दिए हैं सीखने के, उनको सबसे ज़्यादा विशेष मान्यता दी गई। और अक्सर हमारी परीक्षा में थार्नडाइक के सीखने के नियम से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं और हमारे सिलेबस में भी थार्नडाइक के सीखने के नियम से का चैप्टर भी है। तो इसलिए हम थार्नडाइक के सीखने के नियम पर विशेष फोकस डालेंगे और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो किसने सीखने के नियम किसने दिए मित्रों? थार्नडाइक। थार्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? थार्नडाइक महोदय जो है वो अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले सीखने के नियम दिए। तो यहाँ से हमारा एक प्रश्न ही बन जाता है कि सीखने के नियम से संबंधित कौन मनोवैज्ञानिक है? तो सीखने के से संबंधित थार्नडाइक महोदय, यानी अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक महोदय हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि थार्नडाइक महोदय ने सीखने के कितने नियम बताए। नियम इन्होंने दो प्रकार के नियम बताए। पहला नियम जिसे हम बोलते हैं मुख्य नियम, और दूसरा है गौड़ नियम। अब मित्रों, इन्हीं से संबंधित हमारे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य नियम कितने हैं? मुख्य नियम की संख्या है 3। और गौड़ नियम कितने हैं? गौड़ नियम की संख्या है 5। यहाँ से भी हमारे प्रश्न पूछे गए कि थार्नडाइक महोदय के द्वारा सीखने के मुख्य नियम कितने दिए गए? 3 दिए गए। और थार्नडाइक महोदय के द्वारा सीखने के गौड़ नियम कितने दिए गए? 5 दिए गए। अब थोड़ा सा अंतर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मुख्य नियम और गौड़ नियम में अंतर क्या है, ये क्यों अलग अलग दिए गए हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो मुख्य नियम है वो मुख्य धारा में, मुख्य सिस्टम में आते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को सीखें, कोई भी विषय वस्तु को हम अगर सीखेंगे, तो ये जो मुख्य 3 नियम दिए गए हैं थार्नडाइक महोदय के द्वारा, ये जरूर लागू होंगे। और ये जो गौड़ नियम होते हैं ये विशेष परिस्थिति में लागू होते हैं, इसलिए इनको मुख्य नियम की श्रेणी में ना रख करके इनको गौड़ नियम की श्रेणी में रखा गया है। तो जो मुख्य नियम है, ये किसी भी विषय वस्तु को हमें सीखना है, कुछ भी सीखना है, इसमें ये हमारे मुख्य नियम जरूर लागू होते हैं। तो ये मुख्य नियम कौन है? मुख्य नियम 3 कौन है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता यानी इसे तैयारी का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो तत्परता ये सबसे पहला नियम। मित्रों, एक चीज़ और हम आपको बताते चलें कि इनको आप क्रम से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनका क्रम मिलान भी आ जाता है कि सबसे पहले कौन सा नियम है, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर कौन सा नियम है। इनको यदि हम क्रम से तैयार करेंगे तो आगे हमें कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो तत्परता का नियम, इसको इस तरीके से आप सीख सकते हैं कि हम कुछ भी करने चलें, कुछ भी सीखने चलें, तो सबसे पहले हम तैयार होते हैं उस कार्य को करने के लिए। अगर हम तैयार नहीं हैं, अगर हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उस कार्य का पूर्ण होना या हो जाना संभव नहीं है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले हम एक रणनीति बनाते हैं। उस कार्य को पूरा करने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, और जब हम तैयार हो जाते हैं उस कार्य को करने के लिए, तो दूसरे नंबर पर फिर क्या होता है? अभ्यास का नियम। अब हम तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं मित्रों? हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जब तैयार होंगे बेहतर ढंग से, तभी प्रैक्टिस करने में, अभ्यास करने में मन लगेगा और मनोयोग से हम अभ्यास करेंगे। अगर हम तैयार ही नहीं हैं, अगर हमारी इच्छा ही नहीं है,
तो हमारे अभ्यास में फ़र्क पड़ जाएगा, मैं बेहतर ढंग से अभ्यास नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इनको नियम, इन जो है मुख्य नियमों को हम एक विशेष क्रम में रखते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमें तैयार होना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा, इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी कि मुझे इस कार्य को करना है। फिर उसके बाद में हम अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। और अभ्यास में वो ताकत होती है कि हम एक बेहतर अभ्यास करने से बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ें हासिल कर लेते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते शिल पर पड़त निशान। कि एक जड़ बुद्धि का सुजान बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है, ईश्वरीय बुद्धि के समान हो जाता है। ठीक है। शिल का उदाहरण, कुएं का उदाहरण कि रसरी आते जाते, यानी बार बार हम किसी चीज़ का जब हम प्रयोग करेंगे, हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस वस्तु के बारे में, उस विषय वस्तु के बारे में हम सीख जाते हैं। तो लेकिन इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। तो तत्परता का मतलब होता है कि इच्छा शक्ति को जागृत कर देना, और तैयारी में पूर्ण मनोयोग होना चाहिए, और फिर अभ्यास करते हैं। और अभ्यास के बाद फिर क्या होता है? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। अब यहां पर देखते हैं कि प्रभाव भी हमारे ऊपर विशेष प्रभाव डालता है। क्या विशेष प्रभाव डालता है? कि अगर हमने पूर्ण तैयारी की है, मतलब तैयार हो गए हैं किसी कार्य को करने के लिए, हमने अभ्यास भी किया है, अब तीसरे नंबर में हम देखते हैं कि प्रभाव पड़ता है मित्रों दो तरीके से। दो तरीके का प्रभाव पड़ता है। एक तो प्रभाव पड़ता है सकारात्मक, और दूसरा प्रभाव पड़ता है नकारात्मक। अब इसी प्रभाव पर ही हमारा सीखना भी डिपेंड होता है कि हम चाहे जितना हम तैयार भी हुए हैं, अभ्यास भी किए हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट निकला है, वो रिजल्ट अगर सकारात्मक है तो हमारा सीखने में बहुत मन लगेगा और हम उस वस्तु को आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि जब परिणाम सकारात्मक मिलने लगते हैं तो हमारे अंदर और जोश उत्पन्न हो जाता है, और जोश उत्पन्न हो जाने से हमारी रुचि भी बढ़ जाती है उस कार्य को करने में। और जहाँ रुचि भी हो, जहाँ जोश भी हो, वहाँ पर सीखना तो स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन अगर उसी कार्य को करने के लिए, उसी कार्य को करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, हमारा रिजल्ट बेहतर नहीं आया है, तो यहीं पर इस नकारात्मक प्रभाव के कारण ही हमारी तैयारी भी ढुलमुल हो जाती है। अगला जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम थोड़ा सा नीरस हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, अभ्यास में भी कमी आ जाती है। इसलिए हमारे अंदर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम सदैव बी पॉजिटिव, हम सदैव सकारात्मक रहें। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए हम सदैव अपने अंदर नकारात्मकता को हटा करके सकारात्मकता को लाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो मित्रों, ये हमारे मुख्य नियम हैं। ये हर एक विषय वस्तु को सीखने में लागू होते हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये थॉर्नडाइक महोदय ने बताया कि ये मुख्य नियम हर विषय वस्तु के सीखने में जरूर लागू होते हैं, इसलिए इनको मुख्य नियम की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अब चलते हैं गौड़ नियम में। अब देखते हैं कि मित्रों ये जो गौड़ नियम हैं, ये गौड़ नियम कितने हैं? 5। ये गौड़ नियम कितने हैं? 5। तो सबसे पहला है सबसे पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है? कि जब हम किसी कार्य को करने चलते हैं तो हम अनेक क्रियाएं करते हैं, कोई एक क्रिया नहीं करते। किसी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर अनेक क्रियाओं की अवधारणाएं होती हैं, लेकिन अवधारणाएं तो अनेक बनती हैं, लेकिन कार्य किसी एक ढंग से ही पूरा होता है। तो किसी कार्य को करने के लिए उसके पूरा होने तक हम तमाम सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन जिस क्रिया के ढंग से पूरा होता है, सीखना हमारा उसी क्रिया के माध्यम से होता है। लेकिन इसके बाद हम तमाम सारी जो अन्य क्रियाएं किए हैं वो हमारी निरर्थक हो जाती हैं। इसलिए ये सब पर लागू नहीं होता है, इसलिए इसको गौड़ श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। सीखने का ये गौड़ नियम होता है। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम का मतलब है मित्रों कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए हम तमाम सारी
प्रक्रियाएं करते हैं, तमाम सारी क्रियाएं करते हैं। वो तमाम सारी क्रियाओं में जिस क्रिया से सीखना होता है वो क्रिया हमारी सार्थक होती है, बाकी अन्य क्रियाएं जो हैं वो गौड़ हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है सबसे पहला बहुप्रतिक्रिया का या बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। दूसरा क्या है? मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम का मतलब होता है मनोवृत्ति, मनःवृत्ति, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हम मानसिक रूप से तैयार होने चाहिए। अगर हम किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो हम उस कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं। अनायास किया गया कार्य हमारा सीखने की श्रेणी में नहीं आ पाता है, हम बेहतर ढंग से उसको नहीं सीख पाते हैं। तो मनोवृत्ति का नियम यही कहता है कि किसी भी कार्य को अगर हम करें तो मन लगा करके करें, मन से करें। बिना मन से किया गया कार्य सीखना तो थोड़ा बहुत हो जाएगा लेकिन वो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मनोवृत्ति का नियम हमारे मानसिक क्रियाओं के आसपास उसको जो है घूमना चाहिए, मन लगा करके किसी काम को करना चाहिए, ये कहलाता है मनोवृत्ति का नियम। तीसरे नंबर पर है आंशिक क्रिया का नियम। तीसरे नंबर पर क्या है? आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या मित्रों कहता है कि आंशिक क्रिया का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को हम जब करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको एनालाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं, उसको हम छोटे छोटे खंड में बांट लेते हैं और फिर उसके बाद अंश से पूर्ण की ओर चलते हैं। ये हमारे जो शिक्षण का सूत्र है, शिक्षण अधिगम का सूत्र है, अंश से पूर्ण की ओर। तो ये आंशिक क्रिया का नियम ही हमें बताता है कि हमारा सीखना अंश से पूर्ण की ओर होना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप में सीख करके हम समग्र को सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ से हमारा कई बार प्रश्न भी पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि सीखने के गौण नियम में कौन सा ऐसा नियम है जो ये बताता है कि सीखना हमारा अंश से पूर्ण की ओर होना चाहिए, या कौन सा नियम सीखने के अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। तो ये जो तीसरा हमारा है, नंबर डाल लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो जो तीसरा हमारा गौण नियम है आंशिक क्रिया का नियम, ये अंश से पूर्ण की ओर बताता है। चौथे नंबर पर है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम मित्रों क्या होता है? आत्मीकरण का मतलब होता है किसी चीज को आत्मसात कर लेना। आत्मसात की हुई चीज से कोई नई चीज सीखने का प्रयास करना। अर्थात यहाँ भी एक शिक्षण सूत्र का हम नाम लेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कि जो चीज़ ज्ञात है, जिसको हमने आत्मसात कर रखा है, उस ज्ञात से हम अज्ञात की ओर जाएंगे। अज्ञात यानी अन्य चीज़ें भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ज्ञात चीज़ों से जो हमारा अन्यत्र विषय वस्तु का सीखना हो जाता है, वो हमारा यही जो है गौण नियम बताता है, आत्मीकरण का नियम। तो यहाँ पर आत्मीकरण का नियम क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर की अवधारणा पर हमारा ये जो चौथा नियम है ये आधारित है। ठीक है, अब चलते हैं पांचवें नियम पर। जो पांचवा नियम है वो है संबंधित परिवर्तन का नियम। पांचवा नियम क्या है? संबंधित परिवर्तन का नियम, यानी संबंधित परिवर्तन का नियम। संबंधित परिवर्तन का नियम का मतलब है कि पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार कर लेना, ये होता है संबंधित परिवर्तन का नियम। मतलब ये है कि अगर हमने किसी भी क्रिया को किस ढंग से किया है, किसी भी काम को हमने किस ढंग से किया है और उसमें सफलता प्राप्त की है, तो फिर कभी भविष्य में जब उसी प्रकार का कोई काम हमारे सामने पड़ता है, तो जिस क्रिया के माध्यम से हमने सफलता प्राप्त की है, तो हमें वही क्रिया पुनः हमारे मस्तिष्क में आ जाती है।
तो वही चीज़ यहाँ पर है संबंधित परिवर्तनों का नियम, कि एक बार किसी काम को करने में जिस क्रिया के द्वारा सफलता प्राप्त होती है और भविष्य में जब कभी भी उस तरीके का काम हमारा आ जाता है या किसी के सामने आ जाता है तो हम उसी प्रकार की क्रिया से उसको करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार का जो सीखना होता है उसे बोलते हैं संबंधित परिवर्तन का नियम। तो ये मित्रों हमारे हुए सीखने के नियम। तो सीखने के नियम में सबसे पहले सीखने के नियम में थॉर्नडाइक महोदय ने अपना विशेष योगदान दिया। तमाम सारे मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के नियम के बारे में बताया भी है, लेकिन सर्वमान्य नियम जो बताए गए हैं या जिनको विशेष मान्यता दी गई है हमारे मनोविज्ञान में, वो है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। तो थॉर्नडाइक महोदय अमेरिका के महान मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने दो प्रकार से सीखने का नियम बताया। एक तो मुख्य नियम है और दूसरे गौड़ नियम है। मुख्य नियम मित्रों कितने हैं? मुख्य नियम 3 है। नंबर 1 तत्परता का नियम, दूसरे नंबर पर अभ्यास का नियम और तीसरे नंबर पर प्रभाव का नियम। ठीक है। और गौड़ नियम हमारे 5 हैं। इसमें बहुप्रत क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। तो इनको हम विशेष ढंग से हम लोग तैयार कर लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर अभी तक देखा गया है कि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है, आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा या टीईटी या सुपर टेट की परीक्षा, जहां पर इनसे प्रश्न आपके पूछे ना गए हों। तो इसलिए हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा 1 नंबर जरूर पक्का हो जाएगा। इसलिए इनको बहुत ही छोटा सा टॉपिक भी है, तो इनको मित्रों हम मुख्य नियम को भी क्रम से याद करेंगे और गौड़ नियम को भी, 5 गौड़ नियम विशेष रूप से हम रट लेंगे। अक्सर ये देखा गया है कि अभी तक मुख्य नियम से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, तो आगे की आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं कि गौड़ नियम से प्रश्न जरूर आएंगे। तो इसलिए गौड़ नियम को आप, इन 5 नियमों को आप विशेष रूप से रटेंगे जरूर, और इन 5 नियम के अंतर्गत जो हमने बताया है आपको वो जरूर ध्यान रखिएगा कि किस नियम के अंतर्गत क्या आता है। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। आप बेहतर ढंग से तैयारी करते रहें और बने रहें वैदिक क्लासेस के साथ। जय हिंद,